हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसमें 5 चैप्टर है और 37 सेक्शन है। इसका एक्ट नंबर है 43। राष्ट्रपति की अनुमति मिली है इसको 13 सितंबर 2005 को और यह इन्फोर्स किया गया है 26 अक्टूबर 2006 को। इसका उद्देश्य है, इसलिए बनाया गया है इस अधिनियम को कि महिला जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है, ओनली महिला पीड़ित है, ऐसी महिला जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है, उसके संरक्षण के लिए और संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसको अधिक प्रभावी करने के लिए संविधान में जो अधिकार दिए हैं, जैसे आर्टिकल 14 विधि के समक्ष सभी समान हैं। आर्टिकल 15 जेंडर के आधार पर नहीं तो राज्य के द्वारा और ना ही किसी व्यक्ति द्वारा भेदभाव किया जाएगा। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसको समाहित किया गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 इनको अधिक प्रभावी करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। और महिला के विरुद्ध जो घर में हिंसा हो रही है वो हिंसा ना हो, इसके लिए बनाया गया है। सेक्शन 1 में कहा गया है कि इसका विस्तार, प्रारंभ और संक्षिप्त नाम। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर है और केंद्रीय सरकार द्वारा इसे लागू किया जाएगा। सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी गई है। 2A में व्यथित व्यक्ति, 2A में व्यथित व्यक्ति एग्रीव्ड पर्सन, ऐसी कोई महिला अभिप्रेरित है। व्यथित महिला से ऐसी कोई व्यथित महिला अभिप्रेरित है। ओनली महिला पीड़ित हो सकती है, इसमें कोई पुरुष पीड़ित नहीं हो सकता है। जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रह चुकी है, अभी घरेलू नातेदारी में रह रही है या कभी रह चुकी है और जिसने कथन किया है कि वो प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा की शिकार हुई है, वो व्यथित महिला होगी। 2Q में देखते हैं प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी बताएगा कि प्रत्यर्थी की किसी घरेलू नातेदारी में है या रही है, तो प्रत्यर्थी क्या होगा, कौन होगा, कौन व्यक्ति प्रत्यर्थी होगा। तो 2Q में प्रत्यर्थी से कोई ऐसा व्यक्ति वयस्क पुरुष अभिप्रेरित है। याद रखिएगा कि संसद द्वारा 2005 में जब ये अधिनियम बनाया उसके बाद से अभी तक के कोई संशोधन नहीं किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा समय समय पर इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें जोड़ी गई है। जैसे इसमें वयस्क पुरुष अभिप्रेरित की जगह वयस्क व्यक्ति है कर दिया गया है, लेकिन संसद द्वारा भी कोई अमेंडमेंट नहीं किया है। तो अगर आपके पास ओटी आता है इस संबंध में कि प्रत्यर्थी से क्या तात्पर्य है, तो वयस्क पुरुष अभिप्रेरित है, लेकिन न्यायालय के निर्णय द्वारा ये वयस्क पुरुष की जगह वयस्क व्यक्ति किया गया है। जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने कोई अनुतोष चाहा है, वो प्रत्यर्थी होगा। मतलब जिसके विरुद्ध, सिंपल वर्ड है कि जो व्यथित महिला है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध अनुतोष चाहा है या उसने उस पर इल्जाम लगाया है कि इसने घरेलू हिंसा की है, वो प्रत्यर्थी होगा। इसका परंतु पढ़ते हैं, कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी किसी पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकती है। परंतु ये कहा गया है कि विवाह की प्रकृति में रहने वाली कोई महिला, पत्नी, शिकायत कर सकती है अपने पति के या उसके नातेदार के। लेकिन विवाह की प्रकृति, तो विवाह की प्रकृति मतलब लिव इन रिलेशन में रहने वाली कोई व्यथित महिला भी शिकायत कर सकती है किसी पुरुष के लिए और उसके नातेदार की, इसने घरेलू हिंसा की है। F में है घरेलू नातेदारी। घरेलू नातेदारी से क्या तात्पर्य है? ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेरित है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं। साझी गृहस्थी मतलब संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं। जब वे समरक्तता मतलब ब्लड रिलेशनशिप है, जैसे कि
भाई बहन, बहन फादर का रिश्ता, या विवाह की प्रकृति का है। विवाह जैसे विवाह करके लाते हैं तो पत्नी पति का रिश्ता, पत्नी ससुर का रिश्ता, या विवाह की प्रकृति कैसी, इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन किससे लगाया जाएगा, न्यायालय के निर्णय के अनुसार किससे लगाया जाएगा, जो लिव इन में रह रही है। विवाह की प्रकृति मतलब विवाह नहीं हुआ लेकिन विवाह की प्रकृति जैसा है, तो वो लिव इन में रह रही है, वो महिला भी, और दत्तक, जिस बच्चे को दत्तक लिया है वो भी, ये सभी व्यक्ति घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आएंगे। मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि पत्नी ही पति या पति के नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल करे कि उसने घरेलू हिंसा की है। कोई भी महिला जो घरेलू नातेदारी में रह रही है, जैसे बहन को यदि उसकी मर्जी से विवाह नहीं करने दिया तो वो भी घरेलू नातेदारी है, घरेलू हिंसा है। तो कौन होगा, पुरुष मतलब पापा और भाई प्रत्यर्थी होंगे, और जो बहन है वो कौन होगा, वो व्यथित महिला होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिला से तात्पर्य सिर्फ पत्नी से है। कोई भी अगर किसी दत्तक को गोद लिया है, दत्तक लिया है किसी बच्चे को, तो वो भी लगा सकता है घरेलू हिंसा का केस। उसके बाद विवाह की प्रकृति वाले मतलब लिव इन में रहने वाली, वो भी अपने ससुर के खिलाफ या अपनी सास के खिलाफ या अपने हस्बैंड के खिलाफ वो लगा सकती है, क्योंकि प्रत्यर्थी में कोई व्यक्ति वयस्क पुरुष अभिप्रेरित है, अपनों ने पढ़ा है 2Q में। तो वयस्क पुरुष, माननीय न्यायालय ने वयस्क पुरुष की जगह वयस्क व्यक्ति कर दिया है, मतलब उसकी सास के विरुद्ध भी लगा सकते हैं अपन, वाइफ की सास के विरुद्ध भी लगा सकते हैं, और बेटी की माँ के खिलाफ भी लगा सकते हैं। तो सभी घरेलू नातेदारी में ये व्यक्ति आएंगे। ई में है घरेलू घटना रिपोर्ट। घरेलू घटना रिपोर्ट से तात्पर्य ऐसी रिपोर्ट से है जो विहित प्रारूप में तैयार की गई है व्यथित महिला के अभिकथन पर। मतलब ये कि अपन पुलिस रिपोर्ट लिखवाते हैं तो वो विहित प्रारूप में तैयार की जाती है, तो वही घरेलू घटना रिपोर्ट होगी। जी में है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का वही अर्थ है जो उसका धारा 3 में है। हम पढ़ेंगे अभी धारा 3 में कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। एच में है दहेज। दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की सेक्शन 2 में दिखाया गया है। तो हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ चुके हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा कि क्या क्या अंतर्गत दहेज के अंतर्गत क्या क्या आता है। 2N में है संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी धारा 8 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। धारा 8 में किया है, जब धारा 8 हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, लेकिन अभी क्या है धारा 8 अभी यहाँ शॉर्टकट में देख लेते हैं। संरक्षण अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक या अधिक व्यक्ति को नियुक्त करेगी। राज्य सरकार नियुक्त करेगी प्रत्येक जिले में एक या अधिक व्यक्ति को। सब क्लॉज उसका 2 बोलता है कि जहां तक की होगी संरक्षण अधिकारी, जहां तक होंगे वहां महिला होगी और ऐसी योग्यता और आहार्दता रखेंगी जैसा कि विहित किया जाए। आर में है सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता से धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व अभिप्रेरित है। धारा 10 सेवा प्रदाता में क्या बताया गया है, सेवा प्रदाता कौन कौन होगा, तो कोई ऐसी स्वैच्छिक संगठन है जो महिलाओं के फायदे के लिए काम कर रही है और वो रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, जो रजिस्ट्री अधिनियम है 1860 उसके अंतर्गत रजिस्ट्री की गई है, रजिस्टर्ड कर ली गई है, या कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी है, या कोई अन्य विधि के अंतर्गत कोई कंपनी है। ये तीनों जो महिलाओं के हितों के लिए कार्य कर रही है, स्वयं को सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के समक्ष रजिस्टर्ड करवाएगी अपने आप को। कौन कौन करवाएगा, कि जो कोई स्वैच्छिक संगठन है, स्वैच्छिक संगठन जो महिलाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं के फायदे के लिए, महिलाओं के हितों के लिए काम कर रही है,
और रजिस्टर्ड कर दी गई है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड करवा ली है। और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी है कोई, या किसी अन्य तत्समय प्रवर्ती विधि के अंतर्गत कोई कंपनी है, ये तीनों राज्य सरकार के समक्ष आवेदन करेगी कि हमें सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर्ड कर लो, वो सेवा प्रदाता होगा। एस में है साझी गृहस्थी। साझी गृहस्थी संयुक्त परिवार। साझी गृहस्थी से अभिप्रेरित है जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में, या अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है। साझी गृहस्थी में इतना ही बताया गया है कि वो प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति दोनों रहे हैं साथ में, संयुक्त रूप से अकेले भी रहे हैं या संयुक्त रूप से रहे हैं, या वो किराए का मकान हो या वो खुद के स्वामी का हो, या तो महिला के हो स्वामी का या पुरुष के स्वामी का हो, और कोई ऐसा भी जो महिला पुरुष के स्वामी का नहीं है लेकिन उसके महिला के ससुर के स्वामित्व का हो, सास के स्वामित्व का हो, वो साझी गृहस्थी में आएगा। ये दिखाया गया है। अब इसमें जो भी डेफिनेशन बची है वो सब हम जब सेक्शन पढ़ेंगे जब वो और क्लियर हो जाएगी। याद रखिएगा, अध्याय 2 में है घरेलू हिंसा और सेक्शन 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा। अध्याय 2 सेक्शन 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा बताई गई है। क्या क्या घरेलू हिंसा में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको चैप्टर भी याद रखिएगा और इसके सेक्शन भी याद रखिएगा कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगी। तो प्रत्यर्थी का कोई भी ऐसा कार्य या लोभ या उसका आचरण जो व्यथित व्यक्ति की हेल्थ को लेके, सुरक्षा को लेके, उसकी लाइफ को लेके या अंग को लेके, या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की हानि करता हो या उसे क्षति पहुंचाता हो, किस किस की चीज की, उसके स्वास्थ्य की, उसकी हेल्थ की, उसकी सुरक्षा की, उसकी लाइफ की, उसके किसी अंग की मानसिक या शारीरिक भलाई जिसमें होती है उसको अपहानिकारित करता हो, कोई हानिकारित करता हो या कोई क्षतिकारित करता हो, क्षति पहुंचाता है उसको। बी में है किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना, वो भी घरेलू हिंसा में आएगा। सी में है किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है। मतलब व्यथित व्यक्ति जो है, कोई महिला है व्यथित व्यक्ति, उसके किसी रिलेटिव को मारने की धमकी देना, यह भी घरेलू हिंसा में आएगा। व्यथित व्यक्ति को अन्यथा क्षति पहुंचाता है, उसको उत्प्रेरित करता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। स्पष्टीकरण में और क्लियर बताया गया है। 1 में है स्पष्टीकरण 1 में शारीरिक, 2 में है लैंगिक दुरुपयोग होता है, 3 में है मौखिक और भावनात्मक, और 4 में बताया गया आर्थिक दुरुपयोग। 1 में है शारीरिक दुरुपयोग। देखते हैं शारीरिक दुरुपयोग में कौन कौन सी घरेलू हिंसा है। उसको शारीरिक व्यथित महिलाओं को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना, अपहानिकारित करना, या उसकी लाइफ या अंग या स्वास्थ्य को खतराकारित करना, या उसके स्वास्थ्य का या विकास का ह्रास होता हो। कैसे उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास होगा कि जैसे उसको खाना नहीं देना तो उसके स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा, उसकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, और उसके विकास का भी ह्रास होगा, नुकसान होगा उसके विकास का, उसके शरीर के विकास का भी। तो ये भी शारीरिक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। उस पर हमला करना, आपराधिक अभित्रास करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, ये शारीरिक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। 2 में है लैंगिक दुरुपयोग। लैंगिक दुरुपयोग के अंतर्गत महिला की गरिमा का दुरुपयोग करना, उसकी डिग्निटी है उसका दुरुपयोग करना, उसका अपमान करना, उसका तिरस्कार करना, यह सब लैंगिक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। वैवाहिक बलात्कार भी जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। स्पष्टीकरण 2 में लैंगिक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है वैवाहिक बलात्कार भी, क्योंकि आईपीसी में
375 के अपवाद में बताया गया है कि 15 वर्ष से कम की अगर उसकी वाइफ है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है उसकी सहमति से या सहमति के बिना, तो भी वो रेप है। और 15 वर्ष से अधिक आयु की जो उसकी वाइफ है उसके साथ बनाता है वो शारीरिक संबंध, तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। तो वैवाहिक बलात्कार वहां नहीं है। फिर 376 देखते हैं अपन, आईपीसी का 376 जिसमें बताया गया है कि पृथक्करण हो, मतलब पृथक्करण की डिग्री दे दी है न्यायालय ने, पृथक्करण की डिग्री दे दी है और अलग अलग रह रहे हैं व्यक्ति, पत्नी अलग और पति अलग, तब वो पति पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता है तब वो रेप की श्रेणी में आएगा। लेकिन वैवाहिक बलात्कार वह आईपीसी में कहीं नहीं बताया गया है। तो वैवाहिक बलात्कार जो है वो स्पष्टीकरण 3 के सेक्शन 3 के स्पष्टीकरण 2 में आता है। वैवाहिक बलात्कार मतलब उसकी इच्छा के बगैर उससे शारीरिक संबंध बनाना, ये भी घरेलू हिंसा में आएगा और लैंगिक दुरुपयोग में आएगा। स्पष्टीकरण 3 है मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग। तो मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग कैसे होगा? उसका अपमान करता है, उसका उपहास करता है, उसका तिरस्कार करता है, उसे गाली देता है प्रत्यर्थी, या उसको संतान नहीं हो रही है इस संबंध में उसको ताने देना, या उसको लड़का नहीं हो रहा है, लड़कियां हो रही है इस संबंध में उसको ताने देना, और किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकी देना जिससे व्यथित व्यक्ति हित बधे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे पत्नी का पापा है, फादर है, या भाई है, या मदर है, या कोई भी है उसके परिवार में जिससे वो व्यथित, मतलब वो जो व्यथित महिला है वो हितबद्ध है जिस व्यक्ति से, उसको क्षति पहुंचाने की धमकी देना भी मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग में आएगा। स्पष्टीकरण 4 में है आर्थिक दुरुपयोग। आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत क्या आएगा? जो उसकी घरेलू आवश्यकता है उसको पहुंच से दूर करना, उसको स्त्री धन है उसको वो नहीं देना, उसको उस पर जिस पे कब्जा है उस संपत्ति पे उसको निकाल देना वहां से, या उस संपत्ति को बेच देना प्रत्यर्थी द्वारा और व्यथित महिलाओं को निकाल देना वहां से। और जो बैंक लॉकर में कोई भी चीजें रखी गई है वो भी उसको देना नहीं, जो मूल्यवान प्रतिभूति है उसको वो देना नहीं। भाटक जो रेंट आता है उसके मकान का वो रेंट उसको नहीं देना, उसको कोई जॉब करने नहीं देना, जॉब कर रही है तो उसकी सैलरी उसको व्यथित महिलाओं को नहीं देना, खुद अपने पास रख लेगा, प्रत्यर्थी अपने पास रख लेगा। तो ये सब आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत आएंगे। याद रखिएगा आप, इसमें स्पष्टीकरण में मानसिक को परिभाषित नहीं किया गया है, सिर्फ फर्स्ट में बताया गया है शारीरिक दुरुपयोग, सेकंड में बताया गया लैंगिक दुरुपयोग, थर्ड में है मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, फोर्थ में आर्थिक दुरुपयोग। स्पष्टीकरण 2 है कि जब मजिस्ट्रेट के पास ये आवेदन किया जाता है इस संबंध में, घरेलू हिंसा के संबंध में, तो वो संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखेगी कि किस कारण से, संपूर्ण तथ्य देखेगी कि किस कारण से घरेलू हिंसा हुई है, सारी परिस्थितियां देखेगी। इसको ध्यान में रखते ही आगे का कार्यवाही की जाएगी। अध्याय 3 सेक्शन 4 से लेके 11 तक के दिया गया है। सेक्शन 4 देखते हैं अपन, संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना। कोई भी व्यक्ति, इसमें व्यथित व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसे क्या लगता है कि घरेलू हिंसा हो गई है या होने वाली है या हो रही है, मतलब होने की संभावना भी है कि घरेलू हिंसा होने की संभावना भी है, तो कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को आवेदन करेगा, सूचना देगा उसको। संरक्षण अधिकारी कौन होगा? जो धारा 8 में है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त करेगी। तो कोई भी व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को लगता है कि घरेलू हिंसा हो गई है या होने वाली है या हो रही है, तो संरक्षण अधिकारी को आवेदन करेगा, उसकी सूचना देगा।
अब यदि वो ऐसी सूचना देता है संरक्षण अधिकारी को कोई भी व्यक्ति ने सूचना दी कि यहाँ घरेलू हिंसा होने वाली है या घरेलू हिंसा की संभावना है या हो गई है घरेलू हिंसा या की जा रही है, तो वो किसी भी सिविल या दंडिक कार्यवाही पर उस पर कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी। वो किसी भी अभियोजन का भागी नहीं होगा। अगर सद्भावपूर्वक उस व्यक्ति ने सूचना दी है कि यहाँ घरेलू हिंसा हो रही है, तो उस व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी। सेक्शन 5 में है पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। अब क्या होता है कि घरेलू हिंसा होती है तो किस किस व्यक्ति को शिकायत कर सकते हैं अपन? मजिस्ट्रेट को, परिवाद मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं, पुलिस अधिकारी को कर सकते हैं, सेवा प्रदाता को कर सकते हैं, संरक्षण अधिकारी को कर सकते हैं। इन 4 को अपन घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो अब इन चारों का क्या कर्तव्य होगा? मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी का, संरक्षण अधिकारी का, सेवा प्रदाता का। जब इनके पास घरेलू हिंसा की रिपोर्ट आई है तब ये क्या जानकारी देंगे उस व्यथित महिला को जानकारी देंगे कि तुम निवास आदेश पाने के अधिकारी हो, तुम धनी अनुतोष पाने के अधिकारी हो, तुम अभिरक्षा आदेश पाने के अधिकारी हो, तुम संरक्षण पाने के अधिकारी हो। ये सब उसको जानकारी देंगे। सेवा प्रदाताओं की सेवा भी प्राप्त कर सकती हो, संरक्षण अधिकारी की सेवाएं भी प्राप्त कर सकती हो और निःशुल्क विधिक सेवा की भी पाने के अधिकारी हो। मतलब निःशुल्क सेवा के अधिकारी मतलब मुफ्त में उसको एडवोकेट उपलब्ध करवाना। और 498 जिसमें क्रूरता दी गई है उसके अधीन परिवाद फाइल भी कर सकती हो। जब कोई भी घरेलू हिंसा की शिकायत करता है, कोई भी व्यथित व्यक्ति अगर शिकायत करता है, किस किस को कर सकता है? मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधिकारी को, सेवा प्रदाता को, संरक्षण अधिकारी को। जब इनको शिकायत प्राप्त होती है तो इनका क्या राइट बनता है, इनका क्या कर्तव्य बनता है? कर्तव्य बनता है, इनकी ड्यूटीज है कि ये जानकारी दे कि आप निवास भी पाने के अधिकारी हो, आश्रय भी पाने के अधिकारी हो, अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वो भी पाने के अधिकारी हो, यदि आपको मुफ्त में एडवोकेट चाहिए, कोई सलाह चाहिए वो भी पाने के अधिकारी हो, और आईपीसी के 498 के अंतर्गत भी आप शिकायत फाइल कर सकती हो। ये सब उसको जानकारी देंगे। सेक्शन 6 है आश्रय गृह का कर्तव्य। आश्रय गृह टी में बताया गया है। टू के टी में डेफिनेशन दी गई थी कि आश्रय गृह से तात्पर्य लगाया जाएगा तो धारा 6 में बताया गया है। तो अब हम धारा 6 पढ़ रहे हैं। कोई व्यथित व्यक्ति की ओर से संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता आश्रय गृह के भार साधक से बोलते हैं कि मुझे आश्रय की जरूरत है, तो वो आश्रय गृह का भार साधक उसे आश्रय उपलब्ध करवाएगा। सेवन में चिकित्सकीय सुविधा का कर्तव्य बताया गया है। सेवन में चिकित्सकीय सुविधा का कर्तव्य बताया गया है जो डेफिनेशन 2 के जे में बताया गया था। हमने डेफिनेशन छोड़ दी थी वहां पे कि जब सेक्शन पढ़ेंगे, जब डेफिनेशन को कवर कर लेंगे, तो वहां पे सिर्फ 2J में क्या बताया गया कि जो धारा 7 में बताया गया हो उसका तात्पर्य वही लगाया जाएगा। तो धारा 7 पढ़ रहे हैं हम। चिकित्सकीय सुविधा का कर्तव्य कि यदि कोई व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता चिकित्सकीय सुविधा के भार साधक से चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध करती है, तो वो चिकित्सकीय सुविधा का भार साधक उसको सारी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगा उस महिला को। सेक्शन 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। डेफिनेशन 2A में संरक्षण अधिकारी को बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि धारा 8 में जो बताया गया है, तो 8 में बताया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी जितने की वो ठीक समझे नियुक्त करेगी। सब क्लॉज 2 में है कि ऐसे संरक्षण अधिकारी जहां तक के संभव हो महिला होगी और उनके पास ऐसी आहार्यता और योग्यता होगी जो विहित की जाए। सेक्शन 9
संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कृत्य। संरक्षण अधिकारी नियुक्त की जाते, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो उनके क्या कर्तव्य होंगे? तो फर्स्ट कर्तव्य यही होगा कि मजिस्ट्रेट की सहायता करे। जो घरेलू हिंसा के मामले हैं उसमें मजिस्ट्रेट की सहायता करे। और जब उसको रिपोर्ट प्राप्त होती है घरेलू हिंसा की, अपनों 5(4) में देखा था, सेक्शन 4 में देखा था कि कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा हुई है, होने वाली है या हो रही है, तो संरक्षण अधिकारी को आवेदन करेगा। तो संरक्षण अधिकारी को जब रिपोर्ट प्राप्त होती है घरेलू हिंसा की, तो वो उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को देगा और पुलिस अधिकारी को भी देगा कि इसके विरुद्ध, इस महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा हुई है। डी में है कि विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उसको संरक्षण अधिकारी द्वारा विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी मुफ्त में। और सेवा प्रदाता द्वारा भी सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। आश्रय गृह द्वारा आश्रय उपलब्ध करवाया जाएगा और चिकित्सकीय सुविधा द्वारा उसको मेडिकल फैसिलिटी भी दिलवाई जाएगी। और धारा 20 के अंतर्गत धनी अनुतोष का भी आदेश के धनी अनुतोष का आदेश दिया है मजिस्ट्रेट ने। धारा 20 में धन के संबंध में कोई आदेश दिया है धारा 20 में, तो उसका निष्पादन हो रहा है या अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखेगा। मतलब ये कहा गया है क्या कर्तव्य है संरक्षण अधिकारी के, धारा 9 में बताया गया है। तो जब कोई भी रिपोर्ट उसके पास प्रस्तुत की जाती है, धारा 4 में देखा था अपनों ने कि कोई भी व्यथित व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को रिपोर्ट कर देगा घरेलू हिंसा की। जब उसके पास घरेलू हिंसा की रिपोर्ट आती है तब वो क्या करेगा? आश्रय गृह उपलब्ध हो तो आश्रय गृह, अगर उसको आश्रय की जरूरत है उस महिला को, व्यथित महिला को, तो आश्रय उपलब्ध करवाएगा। यदि चिकित्सकीय उसको फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी दिलवाएगा। मजिस्ट्रेट की सहायता करेगा घरेलू हिंसा के संबंध में। उसको कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई घरेलू हिंसा की तो फिर वो मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा और पुलिस अधिकारी को भी प्रस्तुत करेगा। और विधिक सहायता भी दिलवाएगा, उसको निःशुल्क में एडवोकेट उपलब्ध करवाएगा। और धारा 20 के अंतर्गत उसको धनी अनुतोष का उसके विरुद्ध, प्रत्यर्थी के विरुद्ध कि व्यथित व्यक्ति को ये धन के रूप में ये अनुतोष दो आप, ये आदेश किया है, तो उसको ये देखना कि इसका निष्पादन हो रहा है या नहीं, इसका पालन हो रहा है कि नहीं, ये देखेगा संरक्षण अधिकारी। इसका कर्तव्य ये होगा। सब क्लॉज 2 है कि संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा। धारा 10 सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता की डेफिनेशन 2R में अपन पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा कि कोई भी स्वैच्छिक संगम, मतलब कोई भी स्वैच्छिक संगठन, कोई भी कंपनी क्या कर रही है, वो महिलाओं के उद्देश्य के लिए, महिलाओं के हित के लिए कोई कार्य कर रही है। कौन कौन? जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी स्वैच्छिक संगम या कोई कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कोई कंपनी या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई भी कंपनी, ये तीनों स्वयं को सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर्ड करवाएंगे। अब 2 में इनकी शक्तियां बता दी है कि सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर्ड हो गए हैं ये। तो अब इनकी शक्ति क्या है? घरेलू घटना की रिपोर्ट अभिलिखित करना, सेक्शन 5 में पढ़ा ही था कि कौन कौन करेगा, किस किस के कर्तव्य होंगे घरेलू घटना रिपोर्ट को अभिलिखित करने के? मजिस्ट्रेट के, पुलिस अधिकारी के, संरक्षण अधिकारी के और सेवा प्रदाता के। तो यह सेवा प्रदाता के घरेलू हिंसा की रिपोर्ट को अभिलिखित करना और अभिलिखित करने के पश्चात जो मजिस्ट्रेट है अधिकारिता रखने वाला, उसके समक्ष पेश करना। उसको चिकित्सकीय अगर फैसिलिटी की आवश्यकता है तो चिकित्सकीय फैसिलिटी दिलवाना। हो सकता है उसको क्षति आई हो महिला को गंभीर तरीके से, तो उसको मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाना। उसको आश्रय गृह की आवश्यकता है, वहां बहुत ज्यादा जहां वो रह रही है उस महिला के साथ बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है और वहां उसको वापस से पहुंचाना, उसके लिए उसकी क्षति, उसके शरीर की बहुत ज्यादा क्षति होगी,
उसको मानसिक क्षति होगी, शारीरिक क्षति होगी, तो उसको दूसरे आश्रय गृह उपलब्ध करवाना, दूसरे आश्रय गृह में शिफ्ट कर देना, ये इनकी शक्ति होगी। 3 में है सेवा प्रदाता के किसी भी सदस्य ने सद्भावपूर्वक ये कार्यवाही की है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, तो उन पर कोई भी अभियोजन, कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। सेक्शन 11 सरकार का कर्तव्य। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का कर्तव्य है कि वो जागरूक करे, वो प्रचार प्रसार करे इस अधिनियम का। घरेलू हिंसा अधिनियम बना दिया है और किसी महिला को पता ही नहीं है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ भी ऐसा कानून बना है, तो ऐसे कानून से कोई मतलब नहीं होगा कि जब तक कि जानकारी नहीं हो। तो इसका प्रचार प्रसार करने का कर्तव्य केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को है। अध्याय 4 सेक्शन 12। अध्याय 4 है कि अनुतोष के आदेश अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया। क्या अब अनुतोष प्राप्त करना है? अनुतोष हम पढ़ेंगे 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश, 19 के अंतर्गत निवास आदेश, 20 के अंतर्गत धनी अनुतोष, 21 के अंतर्गत अभिरक्षा आदेश और 22 में प्रतिकर आदेश। यह आदेश प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जा रहा है सेक्शन 12 में कि कोई व्यथित व्यक्ति कौन कर सकता है यह आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है? कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति। मजिस्ट्रेट को संरक्षण आदेश, निवास आदेश, धनी अनुतोष, अभिरक्षा आदेश, प्रतिकर आदेश प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यथित व्यक्ति मतलब महिला, व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति मतलब अगर वो अक्षम है, वो नहीं कर सकती व्यथित महिला, तो उसके पेरेंट कर सकते हैं, उसके कोई फ्रेंड्स कर सकते हैं, कोई भी नातेदार कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है आवेदन। उसके बाद संरक्षण अधिकारी भी कर देगा। ये 3 व्यक्ति अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन करेंगे। मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि पहली सुनवाई नियत करेगा, जो 3 दिन के अंदर अंदर नियत की जाएगी। आवेदन प्राप्त हुआ मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि 3 दिन के अंदर अंदर पहली सुनवाई नियत करेगा और मामले को अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है वो कार्यवाही 60 दिनों के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। जब आवेदन प्राप्त होता है मजिस्ट्रेट को अनुतोष प्राप्त करने के लिए, तो वो पहली सुनवाई 3 दिन के अंदर अंदर नियत करेगा कि इनकी पहली सुनवाई क्या होगी। तो 3 दिन के अंतर्गत डिसाइड करेगा कि पहली सुनवाई कौन से दिन नियत होगी, तो 3 दिन के अंदर वो नियत करेगा और ऐसा आवेदन किए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर ऐसी कार्यवाही निपटाई जाएगी। सेक्शन 13 है कि सूचना की तामील के जब मजिस्ट्रेट के पास धारा 12 के अंतर्गत कोई आवेदन आया है तो वो सूचना की तामील के लिए संरक्षण अधिकारी को देगा और बोलेगा कि प्रत्यर्थी पर तामील करवाओ इसकी, कि आपके विरुद्ध ये कार्यवाही आपको इस समय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना है। तो मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी को सूचना देगा, सूचना की तामील करने के लिए देगा। किस पर? प्रत्यर्थी पर। तो जो संरक्षण अधिकारी है प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील 2 दिन के अंदर अंदर कर देगा, या ऐसा कोई अतिरिक्त समय जो मजिस्ट्रेट नियत करे उसके अंतर्गत संरक्षण अधिकारी प्रत्यर्थी को सूचना की तामील करवाएगा। सेक्शन 14 काउंसलिंग कि मजिस्ट्रेट को यह लगता है कार्यवाही के दौरान कि दोनों की काउंसलिंग होना चाहिए, या तो संयुक्त रूप से दोनों को साथ में बिठाकर या अलग अलग, तो फिर वो उनकी काउंसलिंग के लिए निर्देश दे देगी। किससे? सेवा प्रदाता से। सेवा प्रदाता सेक्शन 10 में पढ़ चुके हैं हम कि कौन कौन होगा, कि कोई स्वैच्छिक संगम जो उसके महिलाओं के हितों की रक्षा कर रही है, वो सेवा प्रदाता। उसके किसी सदस्य से काउंसलिंग लेने के लिए मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है। और जब मजिस्ट्रेट ने काउंसलिंग के लिए आदेश दिया है तो फिर अगली तारीख की सुनवाई वो 2 माह के भीतर डिसाइड करेगा। देखिए फ्रेंड्स,
कंफ्यूज नहीं होइएगा। सेक्शन 12 में बताया गया है कि वो 60 दिन के भीतर कार्यवाही को निपटाने का प्रयास करेगा। लेकिन 14 में बोला है कि एक काउंसलिंग के उनको लगता है कि इनके बीच में समझौता हो सकता है, इनकी काउंसलिंग होना चाहिए एक बार, तो फिर वो 2 माह के भीतर अगली सुनवाई नियत कर देगा। और अगर काउंसलिंग के लिए नहीं बोलेगा तो वो 60 दिन के भीतर ही धारा 12 के अंतर्गत 60 दिन के भीतर ही निपटाने का प्रयास करेगा वो। लेकिन अगर काउंसलिंग के लिए बोल दिया तो 2 माह के भीतर वो अगली सुनवाई नियत की जाएगी। सेक्शन 15 कल्याण विशेषज्ञ की सहायता लेना। मजिस्ट्रेट को लगता है कि कल्याण विशेषज्ञ की सहायता लेना आवश्यक है तो वो अपने कार्यवाही में कल्याण विशेषज्ञ की सहायता ले लेगा। सेक्शन 16 कार्यवाही बंद कमरे में करना। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कार्यवाही बंद कमरे में किया जाए या पक्षकार दोनों भी है, पक्षकार मतलब प्रत्यार्थी भी है और व्यथित महिला भी है, अगर वो चाहती है, ये ऐसी इच्छा करती है कि कार्यवाही को बंद कमरे में किया जाए। बंद कमरे में मतलब पक्षकार उपस्थित होंगे और उनके एडवोकेट उपस्थित होंगे और उस कोर्ट में, उस कक्ष में किसी अन्य व्यक्ति का, किसी अन्य एडवोकेट का और किसी अन्य पर्सन का आना जाना बंद हो जाएगा। जब कार्यवाही की जाएगी तब बंद कमरे में कार्यवाही करना कहलाएगा। तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये कार्यवाही बंद कमरे में कर दी जानी चाहिए या पक्षकार ऐसी वांछा करते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं कि ये कार्यवाही बंद कमरे में की जाना चाहिए तो बंद कमरे में की जाएगी। सेक्शन 17 है कि साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। कि प्रत्येक महिला का जो संयुक्त परिवार है, साझी गृहस्थी है, उसमें निवास करने का अधिकार है। चाहे उसका अधिकार है नहीं, हित नहीं है, कोई अधिकार नहीं उस संपत्ति पर, कोई हित नहीं है, फिर भी उसको उसमें साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार है। यदि देखा जाए तो जैसे वो अगर वाइफ है, पत्नी है, विवाह करके गई है तो उसके ससुर के नाम होगी प्रॉपर्टी या उसके हस्बैंड के नाम होगी। तो ऐसा नहीं कि घरेलू हिंसा हुई है तो उसको निकाल दिया जाए, तो न्यायालय क्या आदेश देगा, इसका राइट है कि ये संयुक्त परिवार में रह सकती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही व्यथित व्यक्ति को, व्यथित महिला को निकाला जा सकता है, लेकिन ये प्रत्यार्थी के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। सेक्शन 18 संरक्षण आदेश। संरक्षण आदेश डेफिनेशन दी गई है 2O में, कि 2O में डेफिनेशन दी गई है कि धारा 18 में बताया गया है वो संरक्षण आदेश है। तो धारा 18 पढ़ते हैं कि मजिस्ट्रेट को व्यथित व्यक्ति और प्रत्यार्थी को सुनवाई के अवसर देने के पश्चात, प्रत्यार्थी को और व्यथित को सुनवाई का अवसर दे दिया है और प्रथम दृष्टता उसको पता चलता है कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है या हो रही है, तो वो संरक्षण आदेश पारित कर देगा। याद रखिएगा, इसमें घरेलू हिंसा हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है, संभावना भी है, मजिस्ट्रेट को लगता है, तो दोनों पक्षकार को सुनवाई का अवसर देगा, दोनों को सुनेगा मजिस्ट्रेट। और प्रथम दृष्टा उसको लगता है कि हाँ ऐसा होने वाला है तो वो संरक्षण आदेश पारित कर देगा। क्या क्या होगा संरक्षण आदेश पारित करेगा तब? प्रत्यार्थी को प्रतिषिद्ध कर देगा कि तुम घरेलू हिंसा मत करना, इस महिला के विरुद्ध कोई हिंसा नहीं की जाएगी, तुम सहायता भी नहीं करोगे और दुष्प्रेरण भी नहीं करोगे ऐसे हिंसा करने में। जहां वो नियोजन है, जहां वो जॉब करती है, वहां आओगे जाओगे नहीं। यदि कोई बालिका है और उसके विद्यालय में आना जाना नहीं करोगे, उसके बाद उसको वहां कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं करोगे, ना तो लिखित, ना मौखिक, ना इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी प्रकार का संपर्क भी नहीं करोगे। और यदि दोनों की जो संपत्तियां है, स्त्री धन है या संपत्ति है, तो मजिस्ट्रेट की जैसे बैंक अकाउंट दोनों के संयुक्त रूप से है तो मजिस्ट्रेट के आदेश से ही निकाला जाएगा, फिर वो पैसा अकेले नहीं निकाल सकता प्रत्यार्थी। तो क्या बोलेगा मजिस्ट्रेट? संरक्षण आदेश के अंतर्गत प्रत्यार्थी को क्या प्रतिषिद्ध कर देगा कि तुम घरेलू हिंसा का ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे, सहायता भी नहीं करोगे, दुष्प्रेरण भी नहीं करोगे, तुम उस पर ना तो किसी लिखित या मौखिक रूप से, ना किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रकार से तुम उससे संपर्क में रहोगे। अगर स्त्री धन है
और जैसे बैंक लॉकर वगैरह है और संयुक्त रूप से बैंक खाता है, तो तुम अकेले प्रत्यर्थी द्वारा अकेले नहीं निकालोगे उसमें से पैसा। ये सब संरक्षण आदेश जारी कर देगा मजिस्ट्रेट। 19 में निवास आदेश में बताएगा कि जब धारा 12 की उपधारा 1 के अंतर्गत आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि घरेलू हिंसा हुई है। निवास आदेश कब पारित करेगा मजिस्ट्रेट? कि धारा 12 के अंतर्गत अपन अनुतोष के लिए आवेदन लगाएंगे। धारा 12 के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने के लिए 18 का 19 सेक्शन 18 सेक्शन 19 20 21 22 के अंतर्गत ये अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन लगाया है मजिस्ट्रेट के समक्ष। उस आदेश की सुनवाई में 19 में सेक्शन 19 में उस आदेश की सुनवाई में मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि घरेलू हिंसा हो गई है, घरेलू हिंसा हुई है, तभी निवास आदेश दिया जाएगा। संरक्षण आदेश सेक्शन 18 में घरेलू हिंसा हुई है, होने वाली है या होने की संभावना है, तब भी संरक्षण आदेश दिया जाएगा। लेकिन निवास आदेश कब दिया जाएगा? कि जब घरेलू हिंसा हुई है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। जब घरेलू हिंसा हुई है तब निवास आदेश का उसको प्रत्यर्थी को आदेश दिया जाएगा। क्या क्या आदेश होगा उसमें? कि उसे बेकब्जा नहीं करे, वहां से जहां व्यथित महिला रह रही है उसको बेकब्जा नहीं करे, उसके किसी कार्य में बाधा नहीं डाले, विघ्न नहीं डाले उसके किसी भी कार्य में। और उसको प्रत्यर्थी को आदेश दे सकती है कि साझी गृहस्थी में जो संयुक्त परिवार में तुम रह रहे हो यहां से हट जाओ। लेकिन किसी भी महिला के विरुद्ध व्यथित महिला ने कोई शिकायत की थी तो महिला के विरुद्ध अगर की थी तो उस महिला के विरुद्ध हटने का नहीं कह सकते हैं। जैसे ससुर के ऊपर की है, पति के विरुद्ध की है और सास के विरुद्ध की है किसी महिला ने। महिला मतलब पत्नी, मतलब बार बार पत्नी का ऐसा इसलिए आता है कि पत्नी ही घरेलू हिंसा का केस दर्ज करती है। लेकिन यह महिला से तात्पर्य कोई भी महिला है, कोई भी महिला, बहन भी हो सकती है, मम्मी भी हो सकती है, उसके बेटे ने निकाल दिया उसको घर से बाहर, तो एक माँ भी पीड़ित हो सकती है। अगर बुआ है घर में तो बुआ भी हो सकती है। तो कोई भी व्यथित महिला हो सकती है इसके अंतर्गत। अब क्या है इसमें निवास आदेश में कि प्रत्यर्थी को बोल देगा कि जो साझी गृहस्थी में महिला निवास कर रही है वहां से खुद को हटा ले। लेकिन किसी सास के विरुद्ध लगाई गई है घरेलू हिंसा, ससुर के, सास के या पति के, तो पति और ससुर को तो बोल देगी कि तुम यहां से हट जाओ, संयुक्त परिवार में से हट जाओ, बेदखल हो जाओ यहां से। लेकिन उस सास को नहीं बोलेगी, किसी महिला को नहीं बोलेगी। अगर ननन के विरुद्ध लगाए तो ननन को नहीं बोलेगी, वो साझी गृहस्थी में वहीं रहेंगे। अब प्रत्यर्थी क्या करता है, उसको बेच देता है, उसके घर को, उसके निवास को, जहां वो रह रही है महिला, उसको बेच देता है। तो बेचने का भी अधिकार नहीं है, उसको बंधक या भार या अन्य अंतरण करने का भी राइट नहीं है, फिर कोई भी अधिकार त्यजन करने का भी राइट नहीं होगा। मालूम पड़ा वो किराए से रह रही है, महिला और पुरुष किराए से रह रहे हैं, अब पुरुष उसका त्याग कर देता है, वहां से चला जाता है, तो वो किराया कौन देगा? वो महिला देगी, उस पर बर्डन आ जाएगा। तो फिर न्यायालय ने बोला है कि नहीं, तुम वहां से नहीं जाओगे। या तो पहले फर्स्ट क्लॉज में बोल देगी कि तुम उसके साझी गृहस्थी से चले जाओ, प्रत्यर्थी को बोल देगी। लेकिन अगर किसी महिला के विरुद्ध लगाई है तो महिला को नहीं बोलेगी। या फिर वो किसी अधिकार को त्यजन कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो वहां से जाने का भी नहीं बोलेगी। ये भी आदेश कर सकती है, निवास आदेश के अंतर्गत ये भी आएगा। या वहां पे सेफ नहीं है, निवास आदेश जहां साझी गृहस्थी में वो निवास कर रही है वो महिला वहां सेफ नहीं है, तो अन्य जो सुविधा है, अन्य वैकल्पिक स्थान है उसका, किराए से लेना या अन्य कोई घर है, वहां पे उसको शिफ्ट करवा देगी। मतलब उसको सुरक्षित निवास जहां उपलब्ध होगा वहां सुरक्षित स्थान, निवास स्थान में उसको मजिस्ट्रेट रखने का आदेश दे देगा। सब क्लॉज 8 है इसमें कि मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति को उसके स्त्री धन या किसी अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के हकदार है तो कब्जा लौटाने के लिए भी निर्देश दे देगा। महिला का कोई स्त्री धन है,
संपत्ति है या मूल्यवान प्रतिभूति है, तो व्यथित महिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगी और मजिस्ट्रेट वो उसको सारी चीजें, स्त्री धन है, मूल्यवान प्रतिभूति या कोई भी संपत्ति उसको लौटाने का निर्देश दे देगी। सेक्शन 20 धनी अनुतोष। धनी अनुतोष धारा 12 में आवेदन कर रहे हैं धनी अनुतोष का मजिस्ट्रेट को, तब उसके निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको धन के रूप में कोई अनुतोष भी प्रदान कर देगा। कौन कौन सी, उसकी आजीविका की हानि हुई है, चिकित्सकी में जो व्यय हुए, जो मेडिकल में उसको क्षति हुई थी तो उसने इलाज करवाया था, उसमें उसके जो खर्च हुए वो भी दिलवा देगी। मानसिक या शारीरिक क्रूरता के कारण उपार्जनों की हानि हुई है, उसकी आजीविका की हानि हुई है, वो भी दिलवा देगी। और उस व्यक्ति उसको संपत्ति उसमें हटाया, उसको व्यथित महिला को हटाया, तो उसको जो नुकसान कारित हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए भी धनी अनुतोष आदेश पारित कर देगी। व्यथित महिला को या उसके बच्चे को, उसकी संतान को भरण पोषण का आदेश भी देने का आदेश कर सकेगी, या तो वो एक मुश्त आदेश कर सकेगी या इंस्टॉलमेंट में किस्त करने का आदेश दे देगी। और यदि वो व्यथित जो प्रत्यर्थी है वो नहीं देता है ऐसा धनी अनुतोष, तो उसके नियोजक, जहां वो बिजनेस कर रहा है या कारोबार, जहां वो जॉब कर रहा है, उसको जिसने नियोजित किया है उससे वसूल की जाएगी। किस तरह कि इसको जो तुम मंथली जो देते हो वो इसमें काट दिया जाए, इसमें धनी अनुतोष के रूप में व्यथित महिला को दिया जाए, ऐसे वसूला जाएगा। सेक्शन 21 अभिरक्षा आदेश। अभिरक्षा आदेश के आवेदन की सुनवाई में किसी भी प्रकरण पर व्यथित महिला अगर आवेदन करती है कि उसकी संतान उसकी कस्टडी में हो, तो मजिस्ट्रेट अस्थायी रूप से उसकी संतान उसकी कस्टडी में दे देगी। सेक्शन 22 प्रतिकर आदेश। और भी कोई उसको मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंची है तो कंपनसेशन भी दिलवा देगी, कंपनसेशन दिलवाने का भी आदेश दे देगी। 23 है, सेक्शन 23 में बताया गया है अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। अंतरिम क्या होता है, अभी अंतिम कार्यवाही नहीं हुई, इंटरिम हुई है, मतलब अंतरिम हुई है, अभी अंतिम कार्यवाही होना बाकी है। अंतरिम में अंतिम कार्यवाही होनी बाकी है तो मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश पारित कर देगा। सब क्लॉज 2 में एक पक्षी कार्यवाही कर रहा है। सेक्शन 18 संरक्षण आदेश, 19 निवास आदेश, 20 धनी अनुतोष, 21 कस्टडी आदेश, 22 कंपनसेशन ऑर्डर। ये सब करने में यदि उसको लगता है कि उसको सुनवाई की आवश्यकता नहीं है प्रत्यर्थी को, तो वह एक पक्षी कार्यवाही कर देगा, मतलब व्यथित महिला के पक्ष में ही यह आदेश पारित कर देगा, प्रत्यर्थियों को सुने बिना ही। 24 है कि न्यायालय आदेश की प्रतियां निःशुल्क देगी। 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश दिया है, 19 के अंतर्गत निवास आदेश दिया है, 20 के अंतर्गत धनी अनुतोष का आदेश दिया है, 21 के अंतर्गत अभिरक्षा आदेश दिया है, 22 के अंतर्गत प्रतिकर आदेश दिया है। यह आदेश दिया है तो निःशुल्क कॉपी किस किस को दी जाएगी, पक्षकार को, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को और सेवा प्रदाता को, इनको कॉपियां दी जाएगी। सेक्शन 25 आदेश की अवधि और उसमें परिवर्तन। आदेश की अवधि क्या होगी, जो धारा 18 में संरक्षण आदेश दिया है उसकी अवधि कब तक के रहेगी, तब तक के व्यथित महिला ने उसके उन्मोचन का आदेश नहीं दे दिया हो, आवेदन नहीं दे दिया हो, तब तक की उसकी अवधि रहेगी। सब क्लॉज 2 में है कि जो आदेश दिए हैं न्यायालय ने उसको परिवर्तन भी कर सकती है और उसमें उसको वापस भी ले सकती है। परिवर्तन कैसे कर सकती है, क्योंकि परिस्थितियों में तब्दीली हो गई, दोनों के बीच में समझौता हो गया है या उसको भरण पोषण की ज्यादा आवश्यकता है तो परिवर्तन कर देगी। और वापस कैसे ले लेगी, कि जैसे प्रतिसहरण कैसे कर लेगी, वापस कैसे ले लेगी कि दोनों के बीच में समझौता हो गया है तो उस आदेश को वापस ले लेगी।
और परिवर्तन कैसे करेगी? जैसे उसको भरण पोषण की ज़्यादा आवश्यकता है, हस्बैंड पहले प्राइवेट जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो भरण पोषण ज़्यादा दिलवा देगा, तो ये परिवर्तन कर देगा समय समय पे जितनी उसको आवश्यकता होगी, और वापस भी ले लेगा। मजिस्ट्रेट सेक्शन 26 अन्य वादों में और विधिक कार्यवाही में अन्य अनुतोष। जो 18 से 22 तक के अपन अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं वो अन्य कार्यवाही में भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सिविल में सिविल न्यायालय से भी प्राप्त कर सकते हैं, दंड न्यायालय से भी प्राप्त कर सकते हैं, और कुटुंब न्यायालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से आदेश? 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश, 19 के अंतर्गत निवास आदेश, 20 के अंतर्गत धनी अनुतोष, 21 के अंतर्गत अभिरक्षा आदेश, 22 में प्रतिकर आदेश। ये सब आदेश सिविल न्यायालय से भी प्राप्त कर सकते हैं, दंड न्यायालय से भी प्राप्त कर सकते हैं, और कुटुंब न्यायालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहां प्राप्त कर लिया है तो यहाँ मजिस्ट्रेट को सूचित करना आवश्यक होगा कि हमने वहां से ये सब आदेश, निवास आदेश प्राप्त कर लिया है, हमने कंपनसेशन ऑर्डर प्राप्त कर लिया है वहां से। तो यहाँ जब कार्रवाई हो रही है तो यहाँ मजिस्ट्रेट को सूचित करना आवश्यक होगा। 27 अधिकारिता 2I में डेफिनेशन देख लीजिएगा। मजिस्ट्रेट के अंदर का क्या क्या आएगा? महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अधिकारिता रखने वाला। तो 2I में इतना ही बताया गया था कि धारा 27 में जो बताया गया है, तो धारा 27 में क्या है? किस किस को विचारण करने की किसको अधिकारिता है? महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। जो व्यथित महिला, व्यथित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करती है वहां पे, या वो बिजनेस करती है या वो जॉब करती है। प्रत्यर्थी निवास करता है, बिजनेस करता है या जॉब करता है, या जहां हेतु उत्पन्न हुआ, हेतु मतलब घरेलू हिंसा हुई है, ये महिला महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के कहीं पर भी, या तो वह जहां रह रही है स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, यहाँ जहां वो बिजनेस करती है महिला, या फिर जहां वो जॉब कर रही है, या प्रत्यर्थी जहां रह रहा है वहां पे भी वो आवेदन कर सकती है, या प्रत्यर्थी बिजनेस करता है वहां पे भी आवेदन कर सकती है, या जहां वो जॉब कर रहा है वहां पे भी कर सकती है। ये जहां हेतु उत्पन्न हुआ, हेतु मतलब जहां घरेलू घटना हुई है, वहां पे भी वो आवेदन कर सकती है। सब क्लॉज 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा कि 27 का सब क्लॉज में बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी आदेश समस्त भारत में प्रवर्तन में होगा। महिला रह रही है इंदौर में, इसने इंदौर की कोर्ट में आदेश प्राप्त करा है, हस्बैंड का जॉब है कर्नाटक में, तो ये जो आदेश है इंदौर में जो प्राप्त किया है वहां पर भी प्रवर्तनी होगा, वहां पर भी लागू होगा, मतलब संपूर्ण भारत पर होगा। कहीं भी वो रह रहा हो उसमें शब्दों पूरे भारत पर, जहां भी एक जगह आदेश प्राप्त किया है वो संपूर्ण भारत पर लागू होगा। हस्बैंड कहीं भी रह रहा हो, प्रत्यर्थी कहीं भी रह रहा हो। 28 में प्रक्रिया बताई गई है कि आवेदन का निपटारा करते समय कौन सी प्रक्रिया होगी। तो धारा 12 में आवेदन प्राप्त हुआ है, 18 में संरक्षण आदेश के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, 19 में निवास आदेश के लिए, 20 में उसके लिए धनी अनुतोष के लिए, 21 में अभिरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए, या 22 में प्रतिकर आदेश के लिए, या 23 में एक पक्षी या अंतिम कार्यवाही करता है वो अंतरिम कार्यवाही, तब आवेदन प्राप्त हुआ। और धारा 31 में जब वो कार्यवाही कर रहा है मजिस्ट्रेट, तो वो सिविल प्रक्रिया जो सीआरपीसी में प्रोसीजर अपनाई जाएगी वो उसी के अकॉर्डिंग, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ कार्यवाही की जाएगी। 29 में अपील है। अपील प्रत्यर्थी या व्यथित महिला कोई भी किसे करेगा, कितने दिन में करेगा? 30 दिन के अंदर अंदर सेशन न्यायालय को कर देगा। दोनों को राइट है, प्रत्यर्थी भी कर देगा, व्यथित महिला भी कर देगी, 30 दिन के अंदर सेशन न्यायालय को। चैप्टर 5 है मिसलीनियस। सेक्शन 30
संरक्षण अधिकारी और जो सेवा प्रदाता है वो लोक सेवक हो गए। आईपीसी के 21 में लोक सेवक बताए गए हैं, उसी के अधीन जो संरक्षण अधिकारी है और सेवा प्रदाता है वो लोक सेवक होंगे। सेक्शन 31 संरक्षण जो प्रत्यर्थी है संरक्षण आदेश को भंग करने के लिए शास्ति। धारा 18 में संरक्षण आदेश दिया जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा, अगर वो उसको भंग करता है तो मजिस्ट्रेट क्या शास्ति अधिरोपित करेगा? 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये या दोनों से दंडित करेगा। धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश दिया था मजिस्ट्रेट ने उसको कि तुम बार बार आओगे जाओगे नहीं, उसको प्रताड़ित नहीं करोगे, हिंसा नहीं करोगे, किसी से ना करवाओगे, ना हेल्प करोगे, ना सहायता करोगे, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक या लिखित रूप से तुम उससे संपर्क में नहीं करोगे। धारा 18 में यह आदेश दिया था। अगर उसका भंग करता है वो तो 1 वर्ष या 20,000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा वो व्यक्ति। और ये इसका विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? जिसने मूल आदेश पारित किया था। धारा 18 में जिसने मूल आदेश पारित किया था, अगर वो भंग करता है उसी का, तो उसी मजिस्ट्रेट द्वारा इसका आदेश पारित किया जाएगा। सब क्लोज 3 है कि इसके अंतर्गत जो संरक्षण आदेश उसने भंग किया था, इसका आरोप विरचित कर रहा है मजिस्ट्रेट, तो वो मजिस्ट्रेट आरोप विरचित करते समय आईपीसी की सेक्शन 498 में क्या है? क्रूरता दी गई है। आईपीसी में भी आईपीसी 498 में क्रूरता दी गई है। उसमें क्या बताया गया है? वो सिर्फ पत्नी ही पति के विरुद्ध या उसके नातेदार के विरुद्ध क्रूरता करते हैं तो लगती है वो। डिफरेंस है दोनों घरेलू हिंसा में। यहाँ कोई भी महिला, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, बुआ हो सकती है, कोई भी महिला, दादी हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है जो किसी पुरुष के विरुद्ध आवेदन लगा सकती है, रिपोर्ट कर सकती है घरेलू हिंसा की। 498 में पत्नी ही पति के विरुद्ध या उसके नातेदार के विरुद्ध क्रूरता की एफआईआर दर्ज करवा सकती है, शिकायत करवा सकती है। ये डिफरेंस है। तो जब यहाँ पे आरोप विरचित कर रहे हैं मजिस्ट्रेट द्वारा, तो वो 498A के अंतर्गत भी आरोप विरचित कर सकते हैं। 498 सेक्शन है आईपीसी की, उसको भी आरोप विरचित कर सकते हैं, या फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज मांगा है या लिया है, दिया है, जो भी है, उसका भी आरोप यहाँ पे विरचित कर सकता है मजिस्ट्रेट। सेक्शन 32 है संज्ञान और सबूत। तो जो इसने संरक्षण आदेश दिया है और उसने भंग किया है 31(1) के अंतर्गत, प्रत्यर्थी को संरक्षण आदेश दिया था और उसने भंग कर दिया है, तो 1 वर्ष या 20,000 रुपये या दोनों से। तो ये क्या होगा? अपराध संज्ञेय होगा और अजमानती होगा। संज्ञेय मतलब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के, मजिस्ट्रेट के बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकेगा, और अजमानती उसको जमानत भी नहीं दी जाएगी। और एकमात्र व्यथित व्यक्ति की शिकायत पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने संरक्षण आदेश को भंग किया है और किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यथित महिला ने अगर कथन कर दिया है कि इसने संरक्षण आदेश को भंग किया, तो एकमात्र उसकी साक्ष्य के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने संरक्षण आदेश को भंग किया है। सेक्शन 33 है संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वाह न करने के लिए शास्ति। 31 में संरक्षण आदेश को कौन भंग कर रहा है? प्रत्यर्थी। यहाँ पे संरक्षण अधिकारी ही अपने कर्तव्य की अवहेलना कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, तो इसको भी वही शास्ति है जो प्रत्यर्थी को है। 1 वर्ष या 20,000 रुपये या दोनों से इसको दंडित किया जाएगा। सेक्शन 34 है कि संरक्षण अधिकारी ने कर्तव्य को भंग किया है, तो उसके विरुद्ध अगर वाद लाते हैं अपन, तो राज्य सरकार उसे नियुक्त करता है, तो राज्य सरकार की परमिशन लेंगे या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की परमिशन लेके ही उसके खिलाफ अपन वाद दायर कर सकते हैं। सेक्शन 35 संरक्षण अधिकारी द्वारा अगर सद्भाव पूर्वक कोई कार्यवाही की गई है तो उस पर कोई भी कार्यवाही अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। सेक्शन 36 के इस अधिनियम के उपबंध है अन्य अधिनियम के
अतिरिक्त होंगे, ना कि उसके अल्पीकरण में होंगे। 37 में है केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति। दोस्तों 37 सेक्शन थी, कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ये एक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।